स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम। आगे हम बात करेंगे क्लास 10th में प्रिज्म क्या होता है। आज का टॉपिक है वो प्रिज्म। अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म जो है एक कांच के त्रिभुज के आकार का टुकड़ा होता है। उसको हम कांच का त्रिभुजाकार टुकड़ा कहते हैं। जो उसका 3 डायमेंशन फिगर होता है, 3D फिगर, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस टाइप से बना होता है आपका ये इसका 3D फिगर। और नॉर्मली इसको हम देखते हैं तो ऐसा त्रिभुज के आकार का दिखता है, इस आकार। ये कांच का त्रिभुजाकार टुकड़ा होता है और इसके दो समतल पृष्ठ, जैसे ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ आपके समतल होते हैं, ऐसे समान तल होता है, प्लेन सरफेस होते हैं, एकदम से प्लेन। तो ये दो समतल पृष्ठ होते हैं और ये दोनों पृष्ठ एक कोण पर ऐसे बेंड होते हैं, झुके हुए होते हैं। इन पृष्ठों से अपवर्तन होता है, इसलिए इनको हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ आपके अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि दोनों से अपवर्तन होता है और ये कोण बन रहा होता है इन पृष्ठों के बीच का। इस कोण को हम अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। इसको अपवर्तक कोण भी कहते हैं और प्रिज्म कोण भी कहते हैं। इसको हमेशा ए से ही डिनोट किया जाता है। तो परिभाषा बनती है, प्रिज्म कांच का वह त्रिभुजाकार टुकड़ा है जिसके दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बनने वाले कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। ये इनका फिगर बन जाता है। इसमें सबसे जो मुख्य बात होती है वो होती है विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण को हम अंग्रेजी में डेविएशन एंगल बोलते हैं। डेविएशन एंगल क्या होता है? डेविएशन एंगल देखिए ध्यान से, ये आपका प्रिज्म है। इस कोण को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। पूरे प्रिज्म में इसी की बात होती रहती है, इसी विचलन कोण की, इसी घटना पर पूरा प्रिज्म आधारित है। तो जरा ध्यान देंगे एक एक पॉइंट पर। ये आपका प्रिज्म है और ये आपका पहला अपवर्तक पृष्ठ, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। अब मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश किरण आपतित की गई। अब जैसे किरण यहां पर जाएगी तो इसका माध्यम चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वायु है, एयर का माध्यम, रेयर माध्यम है। यहाँ ये कांच के अंदर जा रही है तो माध्यम बदल रहा है। ये विरल माध्यम है और सघन माध्यम है। अब प्रकाश में विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही है तो इसका अपवर्तन होगा। क्योंकि हम अपवर्तन में पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, नहीं इसका जो रास्ता है इस रास्ते से भटक जाती है। अब इस विचलन की दो स्थितियां थी। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती थी तो वो प्रकाश अपवर्तित होने के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाती थी। इस प्रकार ना जा करके वो इस अविलंब की ओर झुक जाती थी। यहाँ बनता था आपतन कोण, ये बनता था अपवर्तन कोण। अगर माध्यम उल्टा हो गया, यदि प्रकाश सघन माध्यम में हो और फिर विरल माध्यम में जा रही हो तो जो आपतित किरण होती थी वो इस प्रकार ना जाकर के अविलंब से दूर हट जाती थी। दोनों स्थितियों में अपवर्तन हो रहा था। यहाँ भी ये किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है और वहां भी देखिए वो किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है। लेकिन अंतर क्या दोनों में है? अगर विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ किरण विरल से सघन में जा रही है क्योंकि यहाँ वायु का माध्यम है और यहाँ सघन माध्यम और कांच का माध्यम है। तो अब ये किरण अविलंब की ओर झुकेगी तो पहले इस पृष्ठ का अविलंब लो। अविलंब क्या होता है? जो पृष्ठ के लंब, ये पृष्ठ ये अविलंब बन जाएगा, ये पृष्ठ ये लंब बन जाएगा। ऐसे ये पृष्ठ है तो इसका लंब देखो, ये 90 डिग्री बनाते हुए ये बनेगा। ये यहाँ से आ रहा है 90 से। ऐसे पृष्ठ है, ये आपका अविलंब हो गया।
ये वायु वाले माध्यम के लिए है और ये कांच वाले द्रव वाले माध्यम के लिए है। अब किरण कहाँ जा रही है? विरल से सघन में, तो इसे अब लंबी और झुकना चाहिए। तो ये किरण ऐसे नहीं जाएगी, वैसे जाना चाहिए इसको ऐसे सीधे, लेकिन ऐसे ना जा करके वो ऐसे अब लंबी और झुक जाती है। इस प्रकार ना जाकर ये सब लंबी और झुक जाती है। यहाँ ये बन जाता है आपतन कोण आपका। इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, क्योंकि इसको हमने आपतित किया। ये आपकी आपतित किरण है। अब जरा देखो ये किरण कांच के अंदर हो चुकी है, अब ये बाहर निकलेगी यहाँ से, फिर यहाँ अपवर्तन होगा। अपवर्तन में क्या करना पड़ेगा आपको? पहले अभिलंब खींचना पड़ेगा। अभिलंब मतलब ये 90 अंश पे लंब आ जाएगा आपका। अब यहाँ से जो किरण पहुंचेगी बाहर निकलना चाहेगी, तो इस समय किरण सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम में है, चूंकि कांच के अंदर। जब सघन से अब बाहर निकले कहाँ आएगी? वायु में आएगी, तो अर्थात विरल में आ रही है। तो हम नियम पढ़ चुके हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका मतलब ये किरण सीधी जानी चाहिए थी वैसे, अगर अपवर्तन ना होता तो सीधे जाती है, लेकिन अपवर्तन के कारण ये अभिलंब से दूर हट जाएगी सीधा। तो ये किरण कुछ ऐसे निकलेगी। ये किरण अपवर्त होकर के ऐसे जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। ये बाहर निकल रही है, निर्गत किरण। इसको हम नाम देते हैं PQ, और इसमें चाहे तो नाम देते हैं RX। यहाँ इस माध्यम का ये आपतन कोण हो जाएगा, इसको I मान के इसको I डैश से दीजिएगा। इधर आपतन कोण ये था, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा, इस माध्यम ये अपवर्तन कोण बन जाएगा I डैश। तो कहने में हुआ कि ये किरण जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन इस पृष्ठ से अपवर्तन के बाद ऐसे हो गई और इस पृष्ठ के अपवर्तन के बाद ऐसे हो जाती है। तो कितना ये अपने रास्ते से विचलित हुई। अब देखो इसका जो मुख्य रास्ता था वो ऐसे था, ऐसे जाना इसको, लेकिन हो कैसे गई? पहले यहाँ से ऐसे हुई, फिर ऐसे निकल गई। तो अगर इस किरण को हम पीछे लाएं, यहाँ मिलाएं, तो देखो इतना कोण बनाते हुए ये विचलित हो गई। इसी कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण। कैसे मिलाने? जब इस किरण जो आपतित किरण है आपकी PQ, जब इसको आप आगे बढ़ाओगे इस प्रकार से, इस किरण को जब आप आगे बढ़ाओगे और इस निर्गत किरण को जब आप पीछे लाओगे, तो जिस बिंदु पर मिल जाएंगे, इस बिंदु पर जो ये कोण बन रहा है, इसी कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। ये आपका कोण बन जाता है डेविएशन एंगल। अब ये दिख रहा है कि हाँ ये किरण जा ऐसे रही, वो ऐसे, इतना कोण अपने माप से ये विचलित हुई है। इस कोण का नाम होता है विचलन कोण। परिभाषा कैसे बनी कि प्रिज्म पर आपतित किरण को आगे बढ़ाने, या नाम दे सकते हो आपतित PQ को आगे बढ़ाने, तो जब तक आगे नहीं बढ़ाओगे तो इसको मिला के कोण नहीं मिल पाएगा। तो इस आपतित किरण PQ जो है इसको आगे बढ़ाने और निर्गत किरण RS है इसको पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिल जाती हैं, उस बिंदु पर जो कोण बनता है उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। इसका संकेत है डेल्टा, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब ये विचलन कोण कम से कम कब हो सकता है? अल्पतम विचलन कोण हो। हम ऐसा कोशिश करते हैं यहाँ पर हैं कि ये विचलन कोण कम से कम उत्पन्न हो। तो ये डिपेंड करता है इस आपतन कोण पर। ये जो आपतन कोण जो विलंब और आपतित किरण के बीच बन रहा है, इस कोण को लगातार हम कम करते जाएंगे तो ये विचलन कोण भी कम होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि विचलन कोण सबसे न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने आपतन कोण कम किया तो ये विचलन कोण बढ़ जाएगा। तो जिस समय आपतन कोण के कारण ये विचलन कोण सबसे न्यूनतम था, उस न्यूनतम विचलन कोण को हम कह देते हैं अल्पतम विचलन कोण। अल्प माने होता है थोड़ा, अल्पतम मतलब बहुत थोड़ा, यानी इससे अब कम नहीं हो सकता है। विचलन जो है वो सबसे कम से कम जब हो जाएगा, उस जब कम से कम विचलन हो रहा होगा उस समय जो कोण बनेगा वो आपका होगा अल्पतम विचलन कोण। इसको हम कहते हैं मिनिमम, कम से कम, मिनिमम डेविएशन एंगल। ये आपका कम से कम विचलन कोण होता है, इसे हम डेल्टा एम से डिनोट कर देते हैं। परिभाषा बन जाती है कि विशेष आपतन कोण के लिए जिस समय आपतन कोण सबसे कम हो गया था उससे अगर कम किया तो विचलन कोण बढ़ने लग जाएगा। पहले हम आपतन कोण कम करते जाते हैं तो विचलन कोण कम होता जाता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम हो जाता है। तो जब ये विचलन कोण न्यूनतम हो गया उस समय जो आपका आपतन कोण जो था यहाँ पर, उसके कारण जो ये कोण सबसे न्यूनतम हुआ है, उस न्यूनतम विचलन कोण को हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं।
तो कैसे कहेंगे, एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसका संकेत होता है डेल्टा एम। अब प्रिज्म के जो पदार्थ के अपवर्तनांक की बात आती है, तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला होता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र हाई स्कूल लेवल में ये क्या फॉर्मूला भी है कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, लेकिन यही फार्मूला इंटरमीडिएट में प्रूव किया जाता है। ये आता कहाँ है, ये स्नेल्स के नियम से आता है। स्नेल रूल क्या था आपको याद होगा, स्नेल का नियम आपने अपवर्तन में पढ़ा था कि ये आपका आपतन कोण होता था, ये अपवर्तन कोण। तो स्नेल ने कहा था कि निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या था साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, और वो आया था फॉर्मूला से n बराबर साइन आई अपान साइन आर। यहाँ जब इसको हम हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो i की वैल्यू आती है a प्लस डेल्टा m बाई 2 और r की वैल्यू आती है a बाई 2। वही वैल्यू यहाँ रख दी जाती है, तो ये बन जाता है प्रिज्म के पदार्थ का सूत्र। लेकिन ये इंटरमीडिएट में आपको केवल फार्मूला ही यूज करना है और इसके आधार से सवाल करना है। जैसे एक हम सवाल कराते हैं, यहाँ पर है देख लीजिए क्वेश्चन एक प्रश्न कह देता है कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है। क्वेश्चन लिख देते हैं एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है यदि इसका अल्पतम विचलन कोण 38 अंश हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया क्या है, प्रश्न कह रहा है प्रिज्म का प्रिज्म कोण क्या होता है, ये होता है अर्थात एक की वैल्यू रखी है 60, फिर क्या दिया है विचलन कोण, विचलन कोण है डेल्टा m, देना है 38, अल्पतम विचलन कोण है कम से कम 38। पूछ क्या रहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी n क्या है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। क्या करेंगे, a और डेल्टा m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन a की वैल्यू 60 प्लस डेल्टा m की वैल्यू 38 अपान 2, फिर डिवाइड बाई साइन a की वैल्यू 60 बाई 2 डिवाइड 30 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 60 और 38 जोड़ेंगे 98 हो जाएगा, 98 को 2 डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा, क्या 98 हो जाएगा, 2 से बात करो तो 49 अंश आ जाएगा, और बचे क्या है साइन 30 अंश। हो सकता है क्वेश्चन में आपको साइन 50 का मान दिया, आप नहीं जानते हो, मान लीजिए साइन 50 का मान दे रखा है 0.76। अब यहाँ पर लिख रहा है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/, इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणा कर देंगे जाकर के, तो 0.76 से 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा गुणा करने से 2 से 12 2 14 15 यानी 1.5। ये आ गया प्रिज्म के अपवर्तनांक का अपवर्तनांक ज्ञात हो गया n बराबर 1.5। इस प्रकार से हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। या कोई ऐसा ही प्रश्न होता है जिसमें अपवर्तनांक दिया, ऐसे भी सकता है प्रश्न आपको कि एक प्लास्टिक प्रिज्म का प्लास्टिक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश। यहां सूत्र लिख देते हैं कि √2 अपवर्तनांक वाले, √2 अपवर्तनांक वाले प्लास्टिक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है, तो
अल्पतम विचलन कोण क्या है? अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में जो कोण दिया था, अल्पतम विचलन कोण दिया था, अपूर्णांक पूछ रहा था। इस वाले प्रश्न में अपूर्णांक दे रखा है n बराबर √2 और आपको दे रखा है क्या, अपवर्तक कोण यानी a का मान 60। तो अगर आए विचलन कोण क्या हो जाएगा, डेल्टा m की वैल्यू क्या हो जाएगी? फार्मूला आपके पास एक ही है क्या, n = sin a प्लस डेल्टा m/2 अपान sin a/2। n की वैल्यू क्या है, √2 बराबर साइन a की वैल्यू कितनी है 60 प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a की वैल्यू 60/2। ये डिवाइड 30 हो जाएगा, तो √2 = साइन ये 60 प्लस डेल्टा m/2, ये साइन 30 वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। मैथ सिस्टम है तो जाएगा, यहाँ पर 3 बार बटे हो चुका, तो यहाँ जाएगा तो इसके यहाँ बटे आ जाएगा। ये बन जाएगा √2/2 = साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। यहाँ इस 2 लेते हैं हम क्या, √2 लिखा था, √2 × √2 ले सकते हैं, = साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। ये √2 के बन आ जाएगा, ये बचा 1/√2। अब जब तक इधर साइन है और इधर साइन नहीं बन जाएगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 1/2 √2 जो वैल्यू होती है वो साइन 45 की वैल्यू होती है, तो यहाँ रख देंगे ये 1/√2 वैल्यू साइन 45 यानी 45 में समान होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो = साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, और ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 45, तो यहाँ हमने लिख दिया 45 यहाँ बचा 60 प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60 प्लस डेल्टा m = 45 × 90 हो जाएगा। हमें चाहिए डेल्टा m, तो 90 माइनस 60 हो जाएगा, माइनस कर दें क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका डेल्टा m की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो और जो प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो कमेंट करके।